नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भरतवंशी आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी मस्ती में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, चाहे आप बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हो, चाहे आप बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के छात्र हो, चाहे आप प्रोग्राम हो, ये वीडियो आप दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट को समझने के लिए आप उसका सिलेबस जानिए। अगर आप सिलेबस जान जाते हैं तो आपके लिए वो सब्जेक्ट आसान हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूपीएससी का तैयारी करते हो, अगर आप पीसीएससी का तैयारी करते हो या अन्य कोई भी एग्जाम एसएससी या कुछ भी आप तैयारी करते हो, तो आप पहले उसका सिलेबस देखो। भाई ये हमको पूछता क्या है, ये कहाँ से प्रश्न पूछता है और कहाँ से मुझे पढ़ना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से जान जाते हो तो आपके लिए आसान भी होता है और टाइम भी बचत होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सिलेबस नहीं पता होता है, सिलेबस आखिर है क्या, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही विद्यार्थी आगे चलकर अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, असफलता के शिकार हो जाते हैं। तो आप लोग अगर सचमुच में सफलता आपको चाहिए तो आप उसका पहले सिलेबस देखिए। तो एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसका सिलेबस क्या है? इसमें टोटल 11 यूनिट है, चाहे आप यूनिट कह लो चाहे आप चैप्टर कह लो। तो ये एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के 11 यूनिट है या चैप्टर है, आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये 11 यूनिट को अगर आप एक मोटे तौर पर देख लेते हैं, मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो आपके पेपर अच्छा भी रिजल्ट आएगा और बहुत मजा इंटरेस्टिंग भी आएगा पढ़ने में। तो मैं समझता हूँ प्रोफेसर जो आपको पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाते हैं। मैं मानता हूँ हमको भी समझ में आ जाता है। हमारे जो प्रोफेसर है इतना अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं तो मेरे माइंड में छप जाता है। हाँ भाई, प्रोफेसर आपको जब पढ़ाते हैं तो माइंड में छप जाना चाहिए, लेकिन आपको ज्यादातर प्रोफेसर का लिखाने का काम ज्यादातर नहीं होता है, उनका काम होता है लेक्चर देना। लेक्चर देकर वो अपनी क्लास को समाप्त करके वो चले जाते हैं। तो सर से पूछ लेते हैं, सर कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा बुक नहीं पढ़ना है, तो सर आपको सजेस्ट दे देते हैं, ये वाला बुक पढ़ लो, ये वाला बुक पढ़ लो। इससे बहुत एक मतलब कि एक माइंड में कुछ आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट कौन समझाते हैं? प्रोफेसर। हम लोग सिर्फ पढ़ देते हैं, बहुत बढ़िया है, पढ़ने का तरीका भी बहुत अच्छा है, लेक्चर भी देते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन आपको पेपर में देने के लिए, जब आप पेपर में लिखते हो तो आपके लिए क्या चाहिए? वर्ड चाहिए। अगर आपके शब्द रहेंगे तभी तो पेपर में लिख पाएंगे आप। 40 पेज 36 पेज आप लिख पाएंगे, अन्यथा कैसे लिखेंगे? तो इस शब्द के लिए मैंने कोशिश किया कि आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आप नोट्स बनाइए, अभी से ही बनाइए। ये हिंदी मीडियम रहा, ये इंग्लिश मीडियम रहा, दोनों में लेकर आऊंगा हम, हिंदी और इंग्लिश दोनों। लेकिन अधिकतम मैं बता दे रहा हूं अभी से ही, मेरा झुकाव हिंदी मीडियम के प्रति थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम का छात्र हूं। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि इसमें इंग्लिश मीडियम का अगर छात्र स्टूडेंट देख रहे हैं, दोस्त देख रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आएगा, उनको भी समझ में आएगा। तो आप लोग पहले सिलेबस को दो। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो एंशिएंट माने क्या होता है? प्राचीन। और मिडिवल माने क्या होता है? मध्यकालीन। और भारतीय राजनीतिक चिंतन। तो पहले आप ये समझो, अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हो या पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, ठीक है, जो पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपके लिए आसान है, बहुत आसान है। अब देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक व्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक व्यवस्था, और नगर नियोजन व्यवस्था पढ़ते हैं। तो इन सब चीजों को मैंने पढ़ा या आप लोग पढ़े होंगे तो आपको कुछ आइडिया आया होगा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का जैसे ही डिक्लाइन हो जाते हैं, पतन हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या आता है? फिर आता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड को जब आप पढ़ोगे तो इसमें भी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा। अब वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया जाता है।
ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आते हैं। आप क्या बता रहे हैं गुरुजी, हमको समझ में नहीं आ रहा है, या आप क्या बता रहे हो मेरे प्यारे दोस्त, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये प्रश्न आपका है। तो मैं ये कह रहा हूं, आप अगर पढ़े होंगे एंशिएंट हिस्ट्री तो आप इस तरीके से पढ़े होंगे। अगर आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़े हैं तो इसमें क्या पढ़े होंगे कि मुगल के बारे में पढ़े होंगे, बाबर के बारे में पढ़े होंगे, अकबर के बारे में पढ़े होंगे, औरंगजेब के बारे में पढ़े होंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत काल में पढ़े होंगे क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़े होंगे, इल्तुतमिश के बारे में पढ़े होंगे। तो ये सब जितने भी है हम पढ़ेंगे। तो 11 चैप्टर है, कितने चैप्टर है, 11 यूनिट कह लो या 11 चैप्टर कह लो, तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। देखिए पहला क्या है, पहला चैप्टर में क्या है या पहला यूनिट में क्या है, भारतीय राजनीतिक चिंतन। भारतीय राजनीतिक चिंतन, ये पहला यूनिट है। पहले ये समझो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर वेस्टर्न की ओर हम जाते हैं, वेस्टर्न की ओर मतलब कि यूरोप महाद्वीप की ओर अगर आप जाएंगे या पश्चिमी सभ्यता की ओर जाएंगे, जिसे आप ग्रीक भी कहते हो, अगर आप पश्चिमी सभ्यता की ओर देखते हैं तो वहां पर सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, जॉन लॉक, ये तमाम थिंकर आते हैं। इन तमाम थिंकर क्या कहते हैं कि भाई जस्टिस क्या है, भाई न्याय क्या है, और इक्वलिटी क्या है, फ्रीडम क्या है, लिबर्टी क्या है। ओरिजिन ऑफ स्टेट थ्योरी मतलब कि राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत देते हैं। एक राजा कैसा होना चाहिए, एक राज्य के लिए नियम कैसा होना चाहिए, दंड क्या होना चाहिए, ये वेस्टर्न थिंकर बताते हैं। तो वेस्टर्न थिंकर भूल जाते हैं कि हमारे भारत में भी इंडियन थिंकर है, हमारे भारत में भी इंडियन थिंकर है। अब भारत में जैसे इंडियन थिंकर को जब आप देखोगे, जब आप इंडियन थिंकर को देखते हो, जैसे कौटिल्य, जिसको आप विष्णुगुप्त चाणक्य भी कहते हो, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु प्रधानमंत्री भी कह सकते हो, या आप मनु को देखते हो, या आप शुक्र को देखते हो, या आप गौतम बुद्ध को देखते हो, महावीर, कबीर, गुरु नानक, आदि शंकराचार्य, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये इंडियन थिंकर है। ये कौन थिंकर है, इंडियन थिंकर है। ये इंडियन थिंकर भी कहते हैं कि स्टेट कैसा होना चाहिए, जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, दंड क्या है, समाज में शासन व्यवस्था को संचालन के लिए कैसा व्यवस्था होना चाहिए, कैसा शासन होना चाहिए। इंडियन थिंकर भी सोचते हैं ऐसा, इंडियन थिंकर भी अपना आइडिया देकर जाते हैं, लेकिन वेस्टर्न थिंकर भी लेकर जाते हैं। लेकिन वेस्टर्न थिंकर की एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है, वेस्टर्न थिंकर इंडियन थिंकर को हमेशा इग्नोर करते हैं। कहते हैं भाई तुम्हारा तो सामान्य विचार है, वेस्टर्न थिंकर का मानना है तुम्हारा तो सामान्य विचार है, एक आम इंसान की जो विचार होता है वही तुम्हारा है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। एरिस्टोटल को जब आप टाइम पीरियड को देखो, एरिस्टोटल के समकालीन उसके टाइम पीरियड में कौटिल्य रहा, जिसको आप विष्णुगुप्त चाणक्य भी कहते हो। अब प्लेटो क्या कहता है, प्लेटो कहता है कि एक राजा कैसा होना चाहिए, एक राजा जिसके पास कोई वंश ना हो, जिसके पास कोई परिवार ना हो, तटस्थ हो, ऐसा राजा होना चाहिए। ये हम इमेजिन है, काल्पनिक दुनिया है। प्लेटो क्या कहते हैं, ये काल्पनिक दुनिया। हमारे कौटिल्य जी क्या कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं नहीं यार, जो रियलिटी में है वो देखो ना। कौटिल्य सप्तांत थ्योरी देते हैं, जब आप या मंडल सिद्धांत देते हैं, साम दाम दंड भेद नाम सुने हैं ना, तो ये जितने भी कौटिल्य जी सिद्धांत देते हैं, थ्योरी देते हैं, इनका व्यवहारिक तौर पर लागू हो जाता है यथार्थवादी, रियलिज्म। ये यथार्थवादी है कौटिल्य, जबकि प्लेटो यथार्थवादी नहीं है। प्लेटो एक आदर्शवादी ऐसे कह लो आप कि एक इमेजिन की दुनिया कि ऐसा होना चाहिए, एक सुपर पावर होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि सभी थिंकर अपने अपने जगह पर सही थे,
अपने जितने भी थिंकर के विचार बनते हैं अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से, अपने सोसाइटी के हिसाब से उसका आइडिया आता है। बात समझ में आ रही है? तो इंडियन थिंकर और वेस्टर्न थिंकर को हम तुलना किए। एक बहुत अच्छा थिंकर है डॉक्टर ओम प्रकाश नारायण, ऐसे ही कुछ है, बहुत अच्छा थिंकर है जो कि वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर को दोनों को तुलना करते हैं, कंपैरेटिव करते हैं। तो मैं 11 यूनिट पर चर्चा करेंगे। 11 यूनिट पर हम सिलेबस को जानेंगे। सिलेबस क्या है भैया? तो सिलेबस क्या है? भारतीय राजनीतिक चिंतन, भारतीय राजनीतिक चिंतन यानी कि भारतीय राजनीतिक चिंतन देते हैं। इंडियन थिंकर बहुत सारे आते हैं, चिंतन माने होता है विचार, तो विचार देते हैं बहुत सारे। कौटिल्य, मनु को जब आप पढ़ोगे, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे बस मनु को ही, तो आप लोग धैर्य बनाकर रखिए। तो राजनीतिक चिंतन के बारे में पढ़ेंगे, ये भी बताते हैं कि स्टेट कैसा होना चाहिए, शासन व्यवस्था कैसी चलनी चाहिए, दंड क्या होना चाहिए, न्याय क्या है, ये बताते हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतन भी बताते हैं, इंडियन थिंकर भी बताते हैं। ओके, कंप्लीट। अगर इंग्लिश में आप देखना चाहते हो तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये इंग्लिश मीडियम रहा। उसके बाद मनु, तो मनु को जब आप पढ़ोगे तो मनु में क्या है, ये चैप्टर 2, इस पर भी चर्चा करेंगे। फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट के सोर्स क्या है, जानने का स्रोत क्या है। फॉर एग्जाम्पल, प्राचीन मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन आप जानते हो, कैसे जानते हो? हमें ये जानकारी कहां से मिलती है? आप मेरे बारे में जानते हो, कैसे जानते हो? यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब चैनल नेम एनसीईआरटी मस्ती के माध्यम से आप जानते हो मुझे, या इसमें हमारे बहुत सारे क्लासमेट भी है, दोस्त भी है, बहुत बहुत अच्छा है, और हमारे बारे में जानते हो तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानते हो। तो एंशियंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में आप कैसे जानते हो? कौटिल्य के बारे में आप कैसे जानते हो? जानने का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? तो नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 1 पर चर्चा करेंगे हम। लगभग यूनिट 1 पर हम 2 वीडियो लेकर आएंगे, 30-30 मिनट, 1 घंटा का वीडियो बनेगा। उसको आप हु बाय हु लिखिए, उसको लिख लीजिए, उसको थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए, जाकर पेपर में खटाखट लिख दीजिए। एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, एक भी नंबर नहीं कटेगा भाई, एक भी नंबर नहीं, माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद मनु को जब आप पढ़ोगे तो मनु ने मनुस्मृति लिखा विवाद को छोड़कर। टाइम पीरियड पर नहीं जाना है कि पहले मनु आया कि पहले बृहस्पति आया, पहले पहले कौटिल्य आया या पहले वैदिक पीरियड आया। तो टाइम पीरियड पर मुझे नहीं जाना है, हमारे प्रोफेसर बताते हैं कि टाइम पीरियड पर नहीं जाना, और मैं भी आपको बता रहा हूं टाइम पीरियड पर नहीं जाना है। इसका समय क्या है, इसका समय, अगर आप टाइम पीरियड पर चल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप खाई में या कीचड़ में फंस जाएंगे। इसलिए कीचड़ में बचने के लिए आप मत जाओ। जब आप पीएचडी करेंगे ना, तब आप उस कीचड़ में, मतलब उस खाई में जाइएगा, उस वहां से खजाना निकाल कर अपने बुक में लिख दीजिए, तब हम लोग, हमारे जो जनरेशन आने वाले वो पढ़ेंगे अच्छे से। और क्या, तो कहेंगे हाँ भाई हम टाइम पीरियड पर मैं जाऊंगा। तो मैंने कहा, तो मनु ने मनुस्मृति लिखा। मनुस्मृति में क्या है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स मनुस्मृति को क्रिटिसिज्म करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मनु को या मनुस्मृति को बड़प्पन करते हैं, बड़प्पन माने प्रशंसा करते हैं। ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जो क्रिटिसिज्म कह रहा है वो तो भाई सिर्फ आलोचना ही करेगा, उसको सच्चाई एक जरा भी नजर नहीं आएगा। जो मनुस्मृति को प्रशंसा कर रहे हैं उनको सिर्फ प्रशंसा ही नजर आएगा, अच्छाई चीज ही नजर आएगी, लेकिन इसको आलोचना कोई दिखाई देना बंद कर देगा। तो हमारे पास नेत्र, 3 नेत्र है। तीसरा नेत्र को खोलने के लिए मुझे तटस्थ होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? तटस्थ। तटस्थ क्या होता है? न्यूट्रल हो जाइए आप भाई।
क्रिटिसिज्म है, महिलाओं की स्थिति दयनीय स्थिति थी तो थी मनुस्मृति में, कास्ट सिस्टम था तो था, वर्ण सिस्टम था तो था, ठीक है। महिलाओं को, शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था मनुस्मृति में, ये फैक्ट है। आप मनुस्मृति को पढ़ो, लेकिन हाँ ऐसा बात नहीं है, ये हम क्रिटिसिज्म बता दिए, ये सब अंबेडकर कहते हैं। उसके बाद ये कौन जो प्रशंसा करते हैं, अब प्रशंसा में भी नहीं, अब हम लिटरल होकर बता रहे हैं, क्रिटिसिज्म भी बता दिए, बड़प्पन भी बता देंगे, शासन व्यवस्था, दंड क्या होना चाहिए, जस्टिस क्या होना चाहिए, उसमें अगर पॉइंट आप खोजेंगे तो अच्छा अच्छा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसको आप ग्रहण की, मतलब उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। तो मनुस्मृति को हम लोग छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, जहां पर क्रिटिसिज्म करना है तो वहां पर करना है, जहां पर प्रशंसा करें तो वहां पर प्रशंसा भी करना है, दोनों को लेकर चलना है। लेकिन मनुस्मृति अधिकांश क्रिटिसिज्म करने ही योग्य है, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के पिता भी कहे जाते हैं, और मनुस्मृति को हटाकर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करते हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वल समाज, इक्वलिटी समाज, ठीक, जो अभी हम लोग जी रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, सभी के लिए बराबर है। तो ये मानो हम लोग, हालांकि मानो हम 30-40% चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो मनु ने मनुस्मृति लिखा, तो ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, 2 यूनिट। थर्ड यूनिट में है बृहस्पति। बृहस्पति में राज्य व्यवस्था, न्याय, राज्य संबंध, स्टेट रिलेशन कैसा होना चाहिए, बृहस्पति बताते हैं। इंग्लिश में देख लो भाई, बृहस्पति स्टार्ट करा आप जस्टिस इंटर स्टेट रिलेशन, तो इसमें भी पढ़ेंगे स्टेट इंटर स्टेट रिलेशन क्या है, जस्टिस क्या है बृहस्पति के अनुसार, और सप्तांग थ्योरी क्या है। स्टेट, जो एक स्टेट के लिए 7 एलिमेंट्स चाहिए। तो दोस्तों चौथा यूनिट है शुक्र नीति। तो शुक्र नीति ने भी, यह एक प्राचीनतम ग्रंथ है, ये भी पढ़ना है शुक्र नीति। और शुक्र नीति के बारे में ये भी बताते हैं कि स्टेट कैसा होना चाहिए। हालांकि सभी एक दूसरे से इंटरलिंक भी हम कह सकते हैं, लेकिन बहुत मजा भी आएगा जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से, बारीकरण से अंतर क्या है, जब हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। उसके बाद है कौटिल्य के राज्य सिद्धांत। तो कौटिल्य के कौन नहीं जानता भाई, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग भी पढ़े हैं कौटिल्य। तो स्टेट का थ्योरी देते हैं, तो मतलब ये कहते हैं थ्योरी ऑफ स्टेट। एक स्टेट को, स्टेट एक मतलब कि अच्छा एक आदर्श स्टेट, ठीक है, सबसे पावरफुल स्टेट कैसा होना चाहिए। इन्होंने बताते हैं कि 7 एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है, एक राजा, अमात्य, मंत्री, ये सारा चीज होना चाहिए, जब हम बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। उसके बाद है छठा यूनिट में आगम सूत्र दीर्घ निकाय, राज्य का सिद्धांत देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इधर आप देख लीजिए, आगम सूत्र दीर्घ निकाय थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो इन्होंने भी बताते हैं, जैसे गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हो जाते हैं। 540 ईसा पूर्व में जब आप देखेंगे, सिचुएशन देखिए, भारत की सिचुएशन कैसी रही 540 ईसा पूर्व में, 500, 400, 300 ईसा पूर्व में, तो कहीं न कहीं वर्ण सिस्टम जन्म पर आधारित हो गया था। वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गया था, इसलिए गौतम बुद्ध ने क्रिटिसिज्म करने लगते हैं। क्रिटिसिज्म माने आलोचना करने लगते हैं, और इन्होंने आलोचना करते करते ब्राह्मणवादी ये सारा चीज, धर्म सुधार आंदोलन चला, धर्म सुधार आंदोलन चलाए इन लोगों ने। तो बात समझ रहे हैं हम क्या बता रहे हैं। तो दीर्घ निकाय पढ़ेंगे, महाजनपद, ये दीर्घ निकाय या अंगुत्तर निकाय में, ये दोनों में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है, और 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद की अधिक चर्चा की गई है, तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद 7वां यूनिट है तिरुवल्लुवर, नैतिक जीवन और राजनीति। तो नाम थोड़ा कठिन है बट बढ़िया है। तो देखिए इसका मतलब समझिए, एथिकल लाइफ एंड पॉलिटिक्स। ये कहते हैं एथिकल लाइफ, नैतिक जीवन, नैतिक
जीवन। तो नैतिक जीवन समझते हो, मोरालिटी, बहुत अच्छे जीवन, बड़ों को आदर करना, यही होता है नैतिक जीवन। ठीक है, सभी को सम्मान देना, महिलाओं को सम्मान देना, नैतिक जीवन बढ़िया है। एथिकल लाइफ एंड पॉलिटिक्स, आज जो हमारा इंडिया में एथिकल लाइफ की बहुत कमी हो गई है, एथिकल लाइफ की बहुत कमी हो गई है, कान खोल कर सुन लो या सुन लीजिए, सॉरी। ठीक है, तो एथिकल लाइफ आप समझते हो ना, एथिकल लाइफ जीना बहुत कम हो गया इंडिया में। आज हमारे जनरेशन के लोग, हमारे जनरेशन के लोग क्या करते हैं, पबजी खेलते, पबजी तो चला गया भाई, फ्री फायर मारो। ठीक है, एडिक्शन, एडिक्शन समझते हो ना, एडिक्शन लत लग जाती है कोई चीजों को, जब ये आदत हो जाती है तो एडिक्शन की रूप ले लेता है। इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो बाहर नहीं निकल रहा है तो हमसे संपर्क कीजिए, हम पक्का निकाल देंगे। अब मुझे उससे मारपीट नहीं करना है, मैं समझाता हूँ। हालांकि हमारे एज के जो हैं उनको मैं नहीं समझा सकता हूँ, जो हमारे जैसे क्लास 10th 12th 11 12th में है, 9th 8th 9 ये सारे क्लास में है 12 तक, तो उनको मैं समझा सकता हूँ बढ़िया से। ठीक है, क्योंकि आपके जो मुकाबला हो जाता है ना, वो आपके बात को नहीं मानेंगे, ये साइकोलॉजी कहता है, हम मैं नहीं कह रहा हूँ, जो आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो 7वां यूनिट ये रहा, और 8वां यूनिट क्या है, बसवन्ना। ये बसवन्ना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बात इतना माइंड में रखो कि ये 8वां चैप्टर है और सुनील जी इनको पढ़ाएंगे, इतना रखो। उसके बाद 9वां चैप्टर में देखो, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। आदि शंकराचार्य का अद्वैत। अद्वैत, अद्वैत क्या होता है, एक होता है द्वैत, एक होता है अद्वैत। भक्ति करने का दो तरीका, द्वैत अद्वैत। क्या है, क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। द्वैत का मतलब दो, अद्वैत का मतलब एक। बात समझ रहे हैं, सॉरी। द्वैत का मतलब दो, अद्वैत का मतलब एक। जैसे कोई भी जब हम भक्ति करते हैं, पहले द्वैत के माध्यम से करते हैं। द्वैत, द्वैत माने एक हम एक ईश्वर के बीच में भक्ति हो रही है, एक मैं हूं एक ईश्वर है, इसको कहते हैं द्वैत। द्वैत माने दो, एक ईश्वर एक मैं। अद्वैत माने हरि हूं तो मैं नहीं, मैं हूं तो हरि नहीं। कबीरदास के नाम सुने हैं, हरि है तो मैं नहीं, मैं हूं तो हरि नहीं। ये हो गया अद्वैत का कॉन्सेप्ट, ये हो गया अद्वैत का कॉन्सेप्ट। अद्वैत का मतलब एक ही, या तो ईश्वर या तो मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सब चीज हूं, इसको कहते हैं अद्वैत। तो अद्वैत, द्वैत से अद्वैत की ओर जाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। कबीरदास अद्वैत की ओर, आदि शंकराचार्य अद्वैत। बात समझ में आ रहा है या आ रही है। उसके बाद क्या है, 10वां चैप्टर है कबीरदास। कबीरदास के उल्टा वाणी सुने हैं ना, फॉर्मूला बहुत सारे गांव समाजों में शहरों में बोला जाता है, कबीरदास का उल्टा वाणी। तो कबीरदास और गुरु नानक एक ही टाइम पीरियड के बंदे हैं दोनों। इन्होंने भारत में जितने भी अंधविश्वास है उनका क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचना करते हैं, बहिष्कार करते हैं। पूजा पद्धति, ठीक है, इन सब को ये बहिष्कार करते हैं गुरु नानक और कबीरदास। समाज में एकता लाना चाहते हैं, मतलब जो अच्छाई है, धर्म की जो अच्छाई है। शुरुआत में हम लोग क्या करते, धर्म क्या है, ड्यूटी से लिया गया है, तो इन्होंने ये दोनों बंदा वही मान रहा है कि ड्यूटी है, धर्म है, कर्तव्य। लेकिन धर्म का मतलब ये कर्म कांड, पूजा पाठ, अनुष्ठान, ये दोनों बंदा क्रिटिसिज्म करते हैं। अनुष्ठान, कर्मकांड, पूजा पाठ, बलि प्रथा, इन सब को क्रिटिसिज्म करते हैं कबीरदास एंड गुरु नानक। ठीक है, तो कबीरदास और गुरु नानक इन दोनों ने भारत के समाज में मुस्लिम, हिंदू और अन्य संप्रदाय सभी को एकजुट किया, एकता की भावना लाया, राष्ट्र की भावना।
देश के प्रति प्रेम जगाया, कबीरदास एंड गुरु नानक। इंग्लिश में भी वही वर्ड, ठीक है। उसके बाद अबुल फजल, क्या है? अबुल फजल की राजशाही मोनार्की, ये भी पढ़ेंगे अबुल फजल के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक से। और ये रहा आपका 11 यूनिट। हम पढ़े नहीं, हम एनालिसिस किए हैं, विश्लेषण किए हैं। अगर 11 यूनिट को हम एक यूनिट दो वीडियो और बाकी सब यूनिट हम यूनिट बाय यूनिट के हिसाब से देख लेंगे। लेकिन जो पहला यूनिट आने वाला है इसमें 2 वीडियो बनेगा, क्योंकि पहला यूनिट थोड़ा है डिफिकल्ट है। मैं लेकिन पढ़ा दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स खटाखट नोट्स बनाए, क्योंकि आप लोग पेपर में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 1 लेकर आएंगे, भारतीय राजनीतिक चिंतन, ठीक है। और बहुत दिनों के बाद हम बीच में गैप हो गए थे, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है, नहीं आ रहे थे। और लेकिन अब से आऊँगा, और एक दिन के बाद तीसरे दिन न तो चौथे दिन वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अपना क्या थोड़ा, हाँ दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो आप लोग वीडियो देखते हो तो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ कम से कम 2 या 3 शेयर जरूर कीजिए। और आपके दोस्त मिल रहे हैं पढ़ने वाले, तो उनसे आप सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि ये हमारा छोटा चैनल है और इस फैमिली को आपका बढ़ाना ड्यूटी है, आपका बढ़ाना कर्तव्य है। तभी हमको कुछ मोटिवेशन मिलता है। और जब आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए, मुझे क्लास अच्छी लगा, अच्छा लगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हाँ कोई पढ़ रहा है। अन्यथा हम तो बक 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 कर देंगे, आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा हमको क्या पता चलेगा। समझ में आ रहा, हाँ भैया समझ में आ गया, पूरा आ गया है। नेक्स्ट वीडियो का वेट कर रहे हैं हम आपका, तब हम बहुत उत्साह के साथ आएंगे आपके साथ पढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।